नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी की शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आज की जो साथियों हमारी इकाई है वह इकाई है हिंदी भाषा शिक्षण के आधारभूत कौशल। हिंदी शिक्षण के आधारभूत कौशल, सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंध। तो साथियों, इस इकाई के अंतर्गत आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, प्रकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकरण है हमारा हिंदी के शिक्षण सूत्रों के बारे में। साथियों, ये हिंदी का ये शिक्षण सूत्र को लेकर जब हम इस प्रकरण के माध्यम से चर्चा करेंगे तो किसी भी शिक्षक भर्ती के चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी हम शिक्षक से संबंधित कोई कोर्स या डिप्लोमा कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से शिक्षक से संबंधित हम किसी प्रकार की परीक्षा का हम तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भाषा की इस विषय को लेकर यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो हर भाषा के अपने शिक्षण सूत्र होते ही होते हैं। और हर भाषा के शिक्षण सूत्र होते हैं तो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से भाषा का मतलब भाषा पर अपना पूर्ण अधिकार नियंत्रण किस प्रकार से बना सकते हैं। और इन शिक्षण सूत्रों का जो प्रतिपादन है वो दार्शनिकों ने, भाषाविदों ने, शिक्षाविदों ने और मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। तो इन भाषा के सिद्धांत के सूत्रों के माध्यम से हम भाषा को बहुत ही रोचक, सरल, मतलब सर्वग्राह्य और इसी के साथ में भाषा को हम सर्वव्यापी बना सकते हैं और भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार बन सकता है। इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से भाषा को एक सारगर्भित और मतलब सबके मतलब लिए एक सरल माध्यम बना सकते हैं। और भाषा पर जब बालक का अधिकार हो जाएगा तो उसे अन्य विषयों के अध्ययन में भी एक सुगमता महसूस होगी। तो साथियों, मैं इस प्रकरण के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम प्रकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी शिक्षकों के लिए। और इन सभी शिक्षण सूत्रों का हम अक्षरशः शब्दशः पालन करें और अपने शिक्षण के दौरान इन सभी शिक्षण सूत्रों को हम एक अप्लाई करें, उसको क्रियान्वित करें ताकि हमारा जो शिक्षण है वो बालकों के हित में उनके लिए ग्राह्य, अर्थपूर्ण, बोधपूर्ण एवं ज्ञानप्रद उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर सहायक हो। साथ में बालकों के अधिगम स्तर को संवर्धित करने में भी सहायता उत्पन्न करेगा और बालकों के लिए अधिगम में बहुत ही एक रोचकता को उत्पन्न करेगा। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। और साथियों, हमने इसके बारे में शिक्षण सूत्र क्या होते हैं इसके बारे में हमने कल जाना था, लेकिन इस बीच शिक्षण सूत्र हमारे पास कौन कौन से होते हैं तो शिक्षण सूत्र करीबन हम महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में 10 सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम 5 सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और शेष बचे सूत्रों के बारे में हम जो अगला वीडियो होगा उसमें अध्ययन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला जो शिक्षण सूत्र हमारे समक्ष है वो है यहाँ पर सरल से जटिल की ओर। साथियों, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में बताया गया है कि सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर की जो बात की गई है तो साथियों, ये जो सूत्र है ये बालकों की आयु, उनकी बुद्धि का स्तर, उनकी शारीरिक स्तर, मतलब कह सकते हैं कि बालकों के आयु एवं स्तर के अनुरूप इस शिक्षण सूत्र का निर्माण किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि बालकों की आयु एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल उन्हें पाठ्य सामग्री, उन्हें विषय वस्तु एवं शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। और ये सूत्र क्या है, बाल विकास पर आधारित है। बाल विकास पर आधारित है मतलब एक चाइल्ड पेडागोजी पर आधारित हैं। जैसे हम बाल विकास को पढ़ते हैं तो हम ये उसमें ये बिंदु भी हमें पढ़ने को मिलता है कि बालक का विकास गर्भ काल से लेकर उसके जन्म तक होने के बाद में उसका विकास जो होता है वो गर्भ काल से लेकर उसके मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो विकास उसे मतलब जीवन पर्यंत होता है, वृद्धि एक अवस्था तक होती है, लेकिन विकास उसे जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का ही एक
रूप हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। अब बाल विकास में मतलब एक क्रमिक विकास होता है, तो ठीक उसी तरह भाषा का भी एक क्रमिक विकास होता है। तो भाषा का क्रमिक विकास के दौरान साथियों हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब बालक को हम पहले सरल विषय वस्तु के बारे में बताएं, उसके बाद में बालक को जटिल विषय वस्तु के बारे में इसको जानकारी प्रदान करें। तो इसके लिए साथियों हमें क्या करना होगा, जैसे हम भाषा सिखा रहे हैं साथियों, तो पहले ही हम बालक को यदि वाक्य के बारे हम भाषा जो मौखिक रूप में सीखते हैं या सांकेतिक रूप में सीखते हैं, लेकिन हमारे भाषा के जो स्तर हैं तो उसमें हम मौखिक और लिखित रूप को विशेष रूप से मानते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा का उपयोग हम कम करते हैं। लेकिन तो मौखिक और लिखित रूप में यदि वाक्यों का उपयोग हम करते हैं, तो भाषा सिखाने के लिए हम सीधा वाक्यों का उपयोग किया जाए तो साथियों हम ये पाएंगे कि बालक वाक्यों को कभी सीख नहीं पाएगा एकदम से, क्योंकि उसके लिए वो कठिन विषय वस्तु होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले बालकों को हम पहले सरल से कठिन की और शिक्षण सूत्र को वहाँ पर क्रियान्वित करेंगे, और हम पहले वाक्यों की बजाय हम पहले वर्णों का, और वर्ण में मतलब स्वर वर्ण, उसके बाद हम स्वर के बाद हम व्यंजन वर्णों का उपयोग करते हुए हम सिखाएंगे। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का उपयोग हम सिखाएंगे, उसमें पूरी वर्णमाला के बारे में उनकी जानकारी देने के उपरांत ही हम कठिन विषय वस्तु के बारे में जानकारी देंगे। तो साथियों हम ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा साथियों कि बालक पहले सरल विषय वस्तु को समझेगा, उसके बाद में वर्णमाला समझेगा, उसके बाद में वर्णों से स्वर को समझेगा, स्वर के माध्यम से वर्णों को, व्यंजन वर्णों को सीखेगा, और स्वर पर लगने वाली स्वर की जो मात्राओं के बारे में जानेगा, और उनसे शब्द निर्माण सीखेगा, और शब्द निर्माण के बाद में वाक्य निर्माण सीखेगा, और इस तरह से भाषा पर उसका अधिकार होगा। उसके बाद में शिक्षण सूत्र है यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर। साथियों ज्ञात से अज्ञात की ओर में मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व ज्ञान से संदर्भ। अब इसमें बालक को जो वस्तुएं ज्ञात हैं उसके बारे में उसे पहले बताया जाए, उसके बाद में ज्ञात वस्तुओं के बाद में उसे अज्ञात वस्तु के बारे में बताया जाए। इसमें ये भी होगा कि बालक के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए उसे नवीन ज्ञान के तथ्यों का उद्घाटन किया जाए, और मनोविज्ञान पर आधारित है। ये जो शिक्षण सूत्र है ये मनोविज्ञान पर पूर्णतया आधारित है। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन तथ्यों का उद्घाटन किया जा सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले ज्ञात वस्तुओं के बारे में बताया जाए, उसके बाद में अज्ञात वस्तुओं के बारे में बताया जाए। तो इसमें साथियों में जैसे समझाना चाहूँगा कि यदि हम बालक को हिंदी में विशेषण पढ़ाने जा रहे हैं, तो विशेषण पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, उससे पूर्व जो बालक पढ़ के आया है संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के बारे में हम उससे वो जानकारी प्राप्त करेंगे, और उनको एक सरसरी बातों से उनको सिखाते हुए या मोटे मोटे तौर पर उनको जानकारी देते हुए जो बालक पूर्व की कक्षाओं में सीख कर आया है, उसके उपरांत हम क्या करेंगे, विशेषण के तथ्यों का उद्घाटन करेंगे। तो पहले हम उसे क्या करेंगे, उन तथ्यों के बारे में बताएंगे जो उसे ज्ञात हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया पढ़ के आया है। उसके बाद हम विशेषण के बारे में बताया, क्योंकि जो संज्ञा सर्वनाम उसे ज्ञात है, उसके बाद हम अज्ञात जो तथ्य हैं विशेषण उसका अध्ययन कराएंगे। तो इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब साथियों हमारे समक्ष है वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर के बारे में बताऊंगा साथियों। स्थूल बातों को पहले बताया जाए और उसके बाद में सूक्ष्म तथ्यों को समझाया जाए। पहले तो बातों को स्थूल बातों को, स्थूल मतलब जो उसके सामने एक स्थूल रूप में है, एक प्रत्यक्ष रूप में है, ठोस रूप में है, उन बातों का पहले ज्ञान कराया जाए। तत्पश्चात उसे जो मतलब अज्ञात बातें हैं या सूक्ष्म जो तथ्य है उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाए। तो इससे क्या होगा, जैसे बालक को हम व्याकरण का ज्ञान, जैसे मान लीजिए हम बालक को व्याकरण का ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण पढ़ाने भाषा का ज्ञान व्याकरण के बिना तो अधूरा है। तो ये मान लीजिए कि बालक को हम व्याकरण का ज्ञान दे रहे हैं, तो बालक को व्याकरण ज्ञान का देने से पहले उसके विभाजन के बारे में बताएं, उसके व्याकरण का विभाजन किस प्रकार से किया गया है भाषा में, और व्याकरण का महत्व क्या है,
उसके कितने भागों में व्याकरण को विभाजित किया गया है, हमें व्याकरण कौन कौन से विभाजन के द्वारा, बिंदुओं के द्वारा व्याकरण को सीखना चाहिए एवं सिखाना चाहिए। तो व्याकरण के उप विभाजन के बारे में पहले बताए, उसके नियम के बारे में बताए और फिर भाषा के बारे में बताया जाए। तो ये हो जाएगा पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मतलब पहले उसके व्याकरण के बारे में बताया जाए, उसके विभाजन के बारे में बताया जाए, तो ये हो जाएगा स्थूल। जो हमेशा बालक के सामने जो स्थूल चीज़ें होती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में दिखती हैं या यूँ कहे कि ठोस रूप में बालक को दिखती है, तो उससे फिर उसको सूक्ष्म की ओर पहले इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाषा में मतलब नियमों, परिभाषाओं का ज्ञान बाद में कराया जाए, पहले शब्दों एवं शब्दों के बारे में, इसके अर्थों के बारे में, व्याप्ति के बारे में, सरल चीज़ों का उसको पहले बताया जाए। तो बालक के सामने है उसको पहले बताया जाए और उसमें कोई सूक्ष्म बातें निकल कर आ रही हैं, तो जैसे नियम है, व्याकरण के नियम हैं, या फिर कुछ परिभाषाएं हैं वैज्ञानिकों की या शिक्षाविदों की, भाषाविदों की, वो बाद में बता सकते हैं, क्योंकि ये तथ्यों को समझने वाली चीज़ें हैं, सूक्ष्म तथ्य हैं और उसका विभाजन हम पहले बता सकते हैं। तो साथियों, हम जिसे संधि पढ़ा रहे हैं, संधि का हम केवल संधि पढ़ाने जा रहे हैं, तो संधि के बारे में हम उनको संधि के बारे में पहले समझाएंगे, संधि के विभाजन के बारे में बताएंगे। संधि 3 प्रकार की होती है और संधि की 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद में 3 बारे में बता दिया। फिर उस जैसे स्वर संधि का भेद कितने हैं, व्यंजन संधि में कौन कौन से नियम लगते हैं, जो 12 या 15 नियम जो है, उसके बाद में विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम है, तो इन सभी नियमों की जानकारी हम बाद में दे सकते हैं। तो ठीक उसके बाद है साथियों यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब इसमें साथियों उपस्थित या प्रत्यक्ष वस्तु, उपस्थित या प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान पहले और बाद में अप्रत्यक्ष। अब जैसे कि साथियों नाम से ही स्पष्ट है, मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है जो हमें वस्तु साक्षात हमारे रूप में सामने हो, एक मूर्तिमान हो, एक मूर्त के रूप में सामने हो। बोलते हैं ना कितनी सुंदर मूर्त है, तो उस मूर्त के रूप में सामने हो। और अमूर्त मतलब जो केवल हमें उसको आभास कर सके, हम महसूस करें, जो हमारे सामने ना हो, वो कहलाएगा अमूर्त। तो बालक हमेशा जब बाल्यावस्था में होता है या बाल्यावस्था में होता है या किशोरावस्था से पूर्व की अवस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था तक की काल को हम मान सकते हैं, तो वहाँ तक बालक हमेशा एक प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान पहले करना चाहता है। मूर्त जो उसके सामने है, मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले वो उसे जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो उपस्थित है उसके सामने, उन तथ्यों को पहले समझेगा, उसके बाद में अमूर्त की ओर वो अपनी समझ को विकसित कर सकता है। तो इसके लिए हम साथियों ये भी समझ सकते हैं कि पहले प्रत्यक्ष वस्तु या उपस्थित वस्तु के बारे में ज्ञान हमें मिलेगा। जो प्रत्यक्ष होगी वो उसे सामने होगी। तो पहले हम ये समझ सकते हैं, छात्रों को पहले प्रत्यक्ष उदाहरण दिया जाए, उसके बाद में अप्रत्यक्षता की ओर बढ़ा जाए। उसके बाद में है पूर्ण से अंश की ओर। साथियों पूर्ण से अंश की ओर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये जो सूत्र है एक गेस्टाल्टवाद पे आधारित है। गेस्टाल्टवाद के बारे में बताऊँ तो इसके जो समर्थक हैं वर्दीमर, कोहलर, कॉफका और वर्दीमर, ये 3 साथी हैं जो गेस्टाल्टवाद को इन्होंने इजाद किया था। तो ये जो सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, तो इसमें क्या होता है साथियों, पूर्ण से अंश की ओर में पहले संपूर्ण भाग पहले बताया जाता है, बाद में उसको खंडित करके या उसके अंश के बारे में या उसके अवयव के बारे में जानकारी दी जाती है। जिससे पहले मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया, पहले मुझे आजकल ये जो चीज़ें जो मान सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों ने इसको जानकारी इसको इजाद किया था सूत्र को। तो मैं जिसे लिख रहा हूँ, कोई शब्द है मेरे सामने, कोई शब्द है जैसे कि कप लिख दिया मैंने, क प, या मैंने लिख दिया कमल। और कमल शब्द के 3 वर्णों से मिलकर बना है, क, म और ल। तो मैंने इन 3 एक शब्द सिखा दिया बालक को कि मैंने कमल सीख ले, इसको 2 बार उसको मन दोहरान करके कमल सिखा दिया और कमल का चित्र भी बता दिया। अब उस कमल के हम बोर्ड पे लिख दिया, अब उसके टुकड़े करते हैं।
ये सब हो गया क, ये हो गया म और ये हो गया ल। अब इनको हम जोड़ते हुए इसमें कोई भी वर्ण पहले से उसने सीखा हुआ है या फिर नहीं सीखा हुआ, तो इन तीन ही वर्णों के माध्यम से और कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं। जैसे कमल से हम कल बना सकते हैं, कम बना सकते हैं। इस तरह से हम बनाकर खंडित कर सकते हैं, खंडित वर्णों से फिर वर्ण बना सकते हैं। पहले शब्द को खंडित करके हम वर्ण बना सकते हैं और वर्ण से फिर शब्दों को बना सकते हैं। मतलब पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूर्ण बताया जाए संपूर्ण को, उसके बाद खंडित करके उसके अंश को बताया जाए, तो ये हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने समझा भाषा के शिक्षण सूत्रों के बारे में, और ये शिक्षण सूत्र साथियों हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने 5 शिक्षण सूत्रों के बारे में पढ़ा। एक बार बता देता हूँ। सरल से जटिल की ओर पहला सूत्र। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीजें ज्ञात है उन्हें पहले बताया जाए, बालक की जानकारी पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसको नवीन तथ्यों का उद्घाटन किया जाए। तीसरा है यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले स्थूल बातों को बताया जाए, जो स्थूल हो मतलब जो चीज हमारे सामने उपस्थित हो उसके बारे में बताया जाए। उसके बाद में जैसे वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो पहले भाषा में वर्णमाला चार्ट को बताया जाए, वर्णों को बताया जाए। उसके बाद में शब्द जो दिखते नहीं है उन शब्दों को बाद में बताया जाए। पहले वर्णों को बताया जाए, वर्णमाला के चार्टों को बताया जाए, या जो पेड़ सामने है तो पेड़ के बारे में बताया जाए। उसके बाद उसके शब्द पर आया जाए। उसके बाद में है यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर। जो चीजें सामने उपस्थित हैं, मूर्तिमान है, हमारे सामने उपस्थित हैं, उनके बारे में बताया जाए। उसके बाद में उसके सूक्ष्म तथ्यों के बारे में बताया जाए। बालक को हमेशा जो चीज़ें उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उनके बारे में जानने में उसे रुचि होती है। जो उसकी जानकारी में नहीं है या सूक्ष्म बौद्धिक स्तर की होती हैं तो उन्हें वो जान नहीं पाता, और जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है भाषा का, उसकी बौद्धिक क्षमताओं का, वो सूक्ष्म तथ्यों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो साथियों, उसके बाद है हमारा पर पूर्ण से अंश की ओर, जो गेस्टाल्टवाद पे आधारित हैं। और ये जो बताता है पूर्ण से अंश की ओर, पहले संपूर्ण के बारे में जानकारी दी जाए, उसके बाद में उसको खंडित रूप में बताया जाए। तो साथियों, आज की इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।